सो कमिंग बैक टू नेक्स्ट लेक्चर। सो ये हमारा कंटिन्यूएशन है लेक्चर 2, वही 2015 पेपर एनालिसिस JNU MSc लेवल का जो इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर आया था 2015, उसका कम बैक है लेक्चर 2। तो इन लेक्चर 2 बिफोर वी स्टार्ट we should let us subscribe and share it more and more this lecture, and now let us discuss the first question. So the पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, the first question it is asking a relation R in a set A is said to be an equivalence relation if it is. So ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब बहुत सारे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले जो बच्चे हैं उनका बार बार यही पूछना रहता है कि सर हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि हमने बायो ले रखा है तो हमको कुछ समझ में आता है नहीं, तो हम क्या करें, ठीक है। तो आप बेसिक से जाओ ना। आपको प्रॉब्लम क्या है, आप बेसिक से नहीं जाते हो, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है हमेशा। आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो बेसिक से मैथ्स को, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो मैथ्स के हैं वो आपके लिए बूस्टअप है। इवन द सेम थिंग, इट इज बूस्टअप फॉर द मैथ्स बैकग्राउंड पीपल इफ दे आर स्टडिंग बायो। तो ये जो 20 क्वेश्चन है, अगर ये आप हमेशा छोड़ते रहोगे तो आप कैसे क्रैक करोगे कोई एग्जाम, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दो। ये जो मैथ्स के क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MSc में आप एडमिशन लेने के बाद कहीं बच के नहीं जाने वाले हो। फर्स्ट सेमेस्टर में फिर से यही मैथ्स पढ़ना है आपको, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो इस वजह से आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स है। आप मुक्ति नहीं पा सकते हो कि यहाँ निकाल लिया और वहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो एंट्रेंस क्लियर करने के लिए ही मत पढ़ो, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में भी वो चीज़ पढ़ना है, इसलिए पढ़ो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम सेट से। सेट की कहानी शुरुआत होती है क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर से। तो सेट होता क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, ऐसे दो ब्रैकेट्स डालते हैं और उसके अंदर लिखे जाते हैं। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या? यहाँ पे तुमको दिख रहा है 1 2 3, 3 नंबर है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट है, A B C, 3 अल्फ़ाबेट है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट्स मतलब कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट्स हो सकता है, नाम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकता है, कुछ भी, एनी टाइप ऑफ आइटम, एनी टाइप ऑफ प्लेस नेम, जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप वो उसकी चिंता मत करो, आप समझो कि कंसेप्ट क्या है। तो उसके बाद आता है रिलेशन। तो ये रिलेशन होता क्या है? जैसे होता है हमारा नॉर्मल रिलेशन, ठीक है, भाई बहन, ठीक है, मम्मी पापा, ठीक है, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, ये जो रिलेशन है ये ऐसे ही रिलेशंस हैं, ठीक है। तो इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ये इसी तरीके के रिलेशन है और इस तरीके के रिलेशंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम रिलेशंस को किसी और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ ये 1 2 3 जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि जो ये रिलेशन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो सेट है, ठीक है, इस सेट को मैं कैपिटल A मान लेता हूँ, ये सेट कैपिटल A है, ठीक है, जिसमें कि क्या, हर एलिमेंट जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है, और जो A है वो लेस देन इक्वल टू 3 है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप बोलना पड़ेगा, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये देख रहे हो मैंने किस तरीके से इसको लिखा। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ। तो इतना तो समझो कि ये चीज़ है। आप सीधा बोलते हुए नहीं समझ में आता है, ऐसा नहीं होता है ना, समझ में आना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछा और क्या बनाने जा रहे हो, ठीक है। थोड़ा हिम्मत बढ़ाओ अपना, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं। तो रिलेशंस डिफाइंस और टेल्स अस अबाउट द कनेक्शन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ सेट्स। ये समझ में आ गया कि दो सेट के बीच का कनेक्शन बता रहा है। तो रिलेशन का पहला कहानी तो यहाँ पे हुआ। अब दूसरा कहानी बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation R is said to be reflexive if A and A belongs to R for every element A where A is a element of set A। अब मैं बताता हूँ क्या है यहाँ पे। सपोज कर, ठीक है, मैं यहाँ पे A B और C ले रहा हूँ, ठीक है, A B और C ये एक सेट ले रहा हूँ और एक सेट वही B C A ले रहा हूँ।
ठीक है। तो अगर ए बी सी एक सेट लिया और बी सी ए एक सेट ले रहा हूँ, ठीक है, और इनके बीच में रिलेशन क्या बनाऊंगा, ठीक है, क्या कि x इक्वल टू वाई, ये एक रिलेशन है, जहाँ पे x इक्वल टू वाई एक रिलेशन है। तो x इक्वल टू वाई मतलब जहाँ पे a इक्वल टू ए होगा, b इक्वल टू बी होगा, c इक्वल टू सी होगा। तो ये जो रिलेशन बना कि इस सेट का सारे एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट्स के बराबर हो, तो ये एक तरीके का क्या रिलेशन बना। अब इनमें a और a दोनों मौजूद है, यहाँ पे भी a मौजूद है और यहाँ पे भी a मौजूद है, यहाँ पे b मौजूद है, यहाँ पे b मौजूद है, c मौजूद है, c मौजूद है। तो इस तरीके का जो रिलेशन बना, ये कैसा बना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आया कि यहाँ पे भी वो वहाँ पे भी वो, ठीक है। तो ये रिलेशन किस तरीके का बना कि दोनों इक्वल है, दोनों चीजें इक्वल है, ये एक रिलेशन बना। तो सेट ए में भी एलिमेंट ए मौजूद है और बी में भी सेट एलिमेंट ए मौजूद है। आया समझ में। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि अपने आप में रिलेशन बना रहा है, सेट ए से सेट ए में ही रिलेशन बना पा रहा है, ठीक है। तो दोनों के दोनों एलिमेंट आ रहे हैं, ये है तुम्हारा रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट बोलता है कि सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन आर इज सिमेट्रिक इफ ए comma b belongs to R and implies that b comma a belongs to R for all a b belongs to R। आया समझ में कि अगर a comma b ले रहे हो आप कहीं पे, ठीक है, मतलब 1 और 2 का आप एक सेट बना दिए हो, अगर उसको रियल नंबर मान रहे हो, तो b comma a भी उस रिलेशन में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। कोई रिलेशन आपने डिफाइन किया जहाँ पे आप a comma b ले लिए हो, तो b comma a ऑटोमेटिकली वहां पे आना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या माना जाएगा, सिमेट्रिक माना जाएगा। आया समझ में। फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ए रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव इफ a ऑब्लिक b बिलोंग्स टू r, b ऑब्लिक c बिलोंग्स टू r एंड implies that a ऑब्लिक c बिलोंग्स टू r for all a b c बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये समझ में आया कि ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी ऑटोमेटिकली बिलोंग होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशनशिप दिखाएगा। अगर ये तीनों दिखाएगा तो ये इक्विवेलेंस होगा। तो इसमें क्या है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए आप तो ऐसे समझोगे नहीं, मेरे को अच्छे से पता है आप ऐसे नहीं समझोगे, आपको एक चाहिए ठोस एग्जाम्पल समझने के लिए, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल भी करते हैं, ओके। सो वी विल डिस्कस विथ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लो, बिना एग्जाम्पल के नहीं समझोगे। अब मैं टिपिकल एग्जाम्पल ले लेता हूँ थोड़ा, तो आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे। अगर बताऊं कि R एक सेट है, R इज ए सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इन ए टाउन, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। जिसमें कि क्या है कि R जो है उसको डिफाइन किया गया है कि वहां पे x, y, जहां पे x एंड y जो हैं वर्क एट सेम प्लेस, ये बोला गया है, ठीक है। तो एक्स वाई सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो एक्स और एक्स इट विल डेफिनेटली वर्क एट सेम प्लेस। भाई तुम खुद भी तो उसी जगह पे काम कर रहे हो, डेफिनेटली वर्क एट सेम प्लेस। एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर हो रहा है, मतलब एक्स कोमा वाई, मतलब एक्स जहां पे काम कर रहा है वाई वहां पे काम कर रहा है, मतलब एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, देन y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर भी होगा, क्योंकि y एंड x भी सेम जगह पे काम करने, मतलब स्टेटमेंट को घुमा के लिखा है, कुछ नहीं किया है। x काम कर रहा है y के साथ एक ही जगह पे, y काम कर रहा है x की जगह पे एक ही जगह पे, सेम चीज है, पॉइंट सेम है। फिर बात करो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर हो रहा है और y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर हो रहा है, तो x कॉमा जेड, ठीक है, x कॉमा जेड, एक्स कॉमा जेड वो भी बिलोंग्स टू आर होगा, मतलब एक्स वाई सेम जगह पे काम किए, इज वर्किंग
एट सेम प्लेस, ठीक है, तो yz भी एक करेंगे, एक जगह पे काम करेंगे, इज वर्किंग एट सेम प्लेस, वर्क्स एट सेम प्लेस, ठीक है, एंड xz तो डेफिनेटली काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों एक ही जगह में काम कर रहे हैं, वर्किंग एट सेम प्लेस। इतना सिंपल है, आया समझ में? कितना सिंपल चीज है, लेकिन आप उसको कॉम्प्लिकेट बनाते हो क्योंकि नहीं समझते हो। ठीक है, आई होप कि ये वाला पोर्शन समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जांपल्स करोड़ों हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन ये है क्योंकि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। आया समझ में? सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बता रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोई हार्ड नहीं है। देखो, वो बोलता है कि लेट एस्ट्रिक इज ए बाइनरी ऑपरेशन, लेट एस्ट्रिक बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है डिफाइंड बाई ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू ए टू द पावर बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये उसने पूछा। तो यहाँ पे जो एस्ट्रिक स्टेटमेंट है ये कुछ भी हो सकता है, मैंने लिखा है ना, कुछ भी हो सकता है। ये ए टू द पावर बी दिया है, कल को ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2 द पावर 3 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी रिलेशन बना देगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कुछ एक पर्टिकुलर रिलेशन बनाएगा, लेकिन वो बाइनरी ऑपरेशन बन तो रहा है, लेकिन वो एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये सब पता करना आपके लिए जरूरी है। अभी एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव होता क्या है पहले वो तो पढ़ लो। ठीक है, कम्यूटेटिव क्या होता है कि जब ए एस्ट्रिक बी, माने ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन करवाया, तो बी और ए के बीच में बाइनरी ऑपरेशन जो बनेगा इक्वल होना चाहिए। उसी तरीके से एसोसिएटिव, इफ ए का रिलेशन आप ऑलरेडी बी और सी के बीच में बनाए हुए रिलेशन के साथ कर रहे हो, फिर उसका अपोजिट क्या कर रहे हो कि ए बी का रिलेशन सी के साथ कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो है आपको ये 2 पॉइंट याद करना है, वीवीआई 2 पॉइंट याद कर लो, हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, इसमें ज़्यादा तरकीब नहीं लगाना है। तो देखो कैसे किया है कि ए एस्ट्रिक बी, ए टू द पावर बी किया, बी एस्ट्रिक ए, बी टू द पावर ए किया, तो यहाँ पे क्या किया, एक का स्क्वायर एक हुआ, दो का स्क्वायर दो हुआ, तो दोनों नहीं हुए ना इक्वल, नॉट कम्यूटेटिव, एस्ट्रिक जो है कम्यूटेटिव नहीं है। फिर बात करें क्या हुआ, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी किया, तो ए बी सी की पावर आ गया, फिर यहाँ पे ए बी सी की पावर सेम तरीके से आया, तो दोनों केस में सेम हुआ, तो इस वजह से इनकी वैल्यूज पुट किया, तो 1 एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक 3 और 1 एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक 3 यहाँ पे पुट किया, तो दोनों की वैल्यू 1 ही आ रही है। देखा कितना मैजिक हो रहा है, 1 1 आ रहा है, तो 1 1 आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये एसोसिएटिव हो गया। आया समझ में? देखो इजी है, पहले कंसेप्ट समझो, फिर एग्जांपल पुट करो, फिर अपने दिमाग में प्रिंट करो और आंसर बना दो, सो सिंपल। अब इसको आप इतना लंबा चौड़ा खींच के डिफिकल्ट बनाते हो, ये तो आपकी गलती है भाई, हमारी गलती तो है नहीं। ठीक है, तो समझा करो क्या हो रहा है। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा लेकिन है नहीं। ठीक है, बात करते हैं इफ एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो ये सब वर्ड याद रखो यार, ये सब वर्ड याद नहीं रखोगे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले तो कौन आपको बचाएगा एग्जाम में, ये सब वर्ड तो याद रखो। कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन का मीनिंग क्या होता है जानते हो? बचपन में पढ़ा होगा एक्स और वाई ग्राफ, अरे ग्राफ तो किसी ने भी देखा है यार, ये भी बताऊं तो हो गया खत्म काम। एक्स वाई ग्राफ का ग्राफ देखा है वो, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे मुड़ता है कुछ, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं ये भी एक ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक दोनों लाइन एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, तो जहां पे जुड़े हुए नहीं रहते हैं वो क्या होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, सीधी बात है, इतना तो समझो। और किसी भी ग्राफ को आप ड्रॉ कर सकते हो, बचपन में पढ़ा है ग्राफ इक्वेशन से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी ग्राफ अगर डिसकंटिन्यूअस है, इसका मीनिंग क्या है कि उसमें लाइंस जुड़े हुए नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, गैप होगा उनके बीच में। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस ग्राफ होगा, और उस ग्राफ को जो फंक्शन रिप्रेजेंट करता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, सिंपल है, नहीं समझाऊंगा ज़्यादा बड़ा चढ़ा के। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि एट एक्स इक्वल टू 2 एफ एक्स की जो वैल्यू है वो के एक्स प्लस 5 है, देखो दिया हुआ है एक्स लेस देन इक्वल टू 2 में के एक्स प्लस 5 है। लिमिट लो, लिमिट का मीनिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो अगर मैं बोलूँ 1 एक नंबर है, ठीक है, तो इसके पास वाले नंबर कौन से होंगे, 0.1
0.999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और इधर क्या होगा 0.00000 डॉट 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 1, ठीक है। तो ये 1 के पास भी है और ये भी 1 के पास है, तो ये जो है ये 1 से बड़ा है इसलिए राइट हैंड लिमिट है, और ये क्या है 1 से छोटा है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो LHL मतलब 2 माइनस लिखा गया है, 2 से जो जस्ट छोटा हो, तो उसकी वैल्यू कितनी है kx+5। यहाँ पे क्या है लिमिट x टू 2 प्लस है, इसका मतलब क्या है कि ये LHL है और ये RHL है, 2 से छोटा 2 से बड़ा, x+1 ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, दोनों वैल्यूज दे रखा है। अब एक फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू सेम होंगे। तो मैंने दोनों को सेम कर दिया, देखो सेम करने के बाद क्या करोगे, इस स्टेप पे आपको पुट करना होगा एट x इक्वल टू 2, क्योंकि 2 के पास की वैलिडिटी आप देख रहे हो, तो 2 पुट कर दिया x के जगह में, तो वैल्यू कितना आया -2, सिंपल। अब इतना अगर आप नहीं बनाओगे पढ़ पढ़ के स्टेप बाय स्टेप, तो कौन आपको एग्जाम में बचाएगा। आप इतना तो पढ़ो भाई। नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले, मैथ्स बैकग्राउंड वाले तो फिर भी गलती करते हैं, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले पढ़ें तो बहुत अच्छा मार्क्स बना लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।